हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 की बात कर ली थी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत प्रमेय 1.2 से शुरू होती है। देखिए, प्रमेय 1.2 क्या है? प्रमेय 1.2 इसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। दोस्तों, ये प्रमेय क्या कहती है? दोस्तों, ये प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 30 ले ली, तो 30 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 5 ये होगा। तो दोस्तों, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ये इनको, इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस दोस्तों, यही हमारी प्रमेय 1.2 है। इससे आगे हमारी प्रश्नावली की शुरुआत है। तो दोस्तों, हमारी इस प्रश्नावली के अंदर केवल और केवल गुणनखंडों की बात होगी। दोस्तों, पिछली प्रश्नावली 1.1 में हमने केवल भाग के बारे में बात की थी। उसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में हमने बात की थी। तो इस प्रश्नावली के अंदर गुणनखंडों की बात होगी। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं 64 का गुणनफल निकालता हूँ, 64 का गुणनखंड निकालता हूँ। गुणनखंड दोस्तों इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की भाग देंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का यदि अब इसमें भाग देंगे तो 32 बार जाएगा। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इससे आगे गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा 2। दोस्तों, इसको हम, ये 6 बार 2 आए हैं, हमने 6 बार ऐसे लिख दिए। दोस्तों, इसको गुणनफलों के रूप में लिखना हो तो गुणनफलों के रूप में ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 लिख दिया, इसके ऊपर कितने 6 हैं? घात में 6 लगा देंगे। ये इसके गुणनफलों के रूप में हो गया। तो दोस्तों, हम केवल इस प्रश्नावली में गुणनखंडों को इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। तो हमारी पहला ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो दोस्तों, हम रफ कार्य में पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, ये मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग जब 140 में देते हैं तो 70 आते हैं। इसमें भी 2 का भाग जाएगा, जब तक उसी संख्या का भाग देंगे। देखिए, 2 का दे दिया, कितना आया? 35। तो 35 में अब 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि अंत में विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। अब भाग देंगे 3 का इसमें नहीं जाता। 3 के भाजकता का नियम क्या है? जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कितना आता है? 8। 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो हम इसमें 5 का देखेंगे, तो 5 का भाग इसमें जाएगा तो 7 आएगा। अब इसमें डायरेक्ट 7 का भाग जाएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो 1। तो ये इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ इसे लिखेंगे 2 × 5 × 7। यह हो गया इसका गुणनखंड का रूप। अब इसके गुणनफल का रूप कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 कितना है? कितनी बार आया है? 2। तो 2 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो ऊपर 1 लिखना है, लिखना जरूरी नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। आगे क्या है? 7 भी 1 ही बार आया है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए 156
56। अब दोस्तों हम 156 का गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इसे। पहले देखिए 156 में सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जब इसमें देंगे तो 78 आएगा, ठीक है, 78 आएगा। अब 78 में भी 2 का भाग जाता है, ठीक है, 39 आएगा। 39 में कितने का भाग जाएगा? 3 का, तो 13 आएगा, ठीक है। और 13 में केवल 13 का भाग जाता है तो 1 आएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आया है। 3 की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 13 की पावर 1, तो 13 के ऊपर भी 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया इसका भी गुणनफल का रूप। तीसरा है हमारा 5005। 5005। देखिए अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले तो 5 का भाग जाएगा, 3 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ने पर 10 नहीं होते, 10 होते हैं, लेकिन 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 5 का देंगे तो ये आएगा 1001। इसमें दोस्तों देखिए इसमें अब आगे 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 7 का देकर देखेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचे, 7 चौक 28, फिर कितने बचे? 2 बचे, 7 तिया 21, मतलब 143। अब इसमें 7 का देंगे तो नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 13 का, ठीक है। 13 का भाग 13 का नहीं जाएगा, इसमें 11 का जाएगा, तो 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11। 11 यहाँ पर कितना बचा? 3, तो 33 में 11 का भाग 3 बार जाता है। अब इसमें 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये हो गया इसका गुणनखंड का रूप 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। तो इसको घात में ऐसे लिखेंगे, घात लिखना जरूरी नहीं है, 1 हो तो ये 5 एक बार आया, 1 बार लिख दिया, 7 एक बार आया, 7 को भी 1 बार लिख दिया, 11 एक बार आया, 11 को भी 1 बार लिख दिया, 13 एक बार आया तो 13 को भी 1 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका गुणनफल का रूप हो गया। अगली संख्या हमारी 74 29, यानी कि 7429। 7429। इसमें देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो देखिए क्या आता है? 74 29। देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे किस संख्या का? दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देके देखेंगे। 2 का इसमें नहीं जाता दोस्तों, फिर 3 का देखेंगे, 3 का भी नहीं जाता, फिर 5 का देखेंगे, 5 का भी देखेंगे तो ये भी नहीं जाता, 7 का देंगे वो भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा दोस्तों 17 का, तो 17 का इसमें भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, तो 4 बार चला गया। कितना बचा? 6 यहाँ पर 62 हो जाएंगे। फिर इसमें 62 में भाग देंगे 17 का, कितने बार गया? 17 51, तो 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा? 11, तो 119 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 119 में 17 संते 119, तो यहाँ हो जाएगा 437, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, इसमें 17 तक नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 19 का भाग, ठीक है। 19 का इसमें देख के देखेंगे तो 19 2 38, ठीक है, 38 बचेंगे 5, 19 30 57, 23 बार, और 23 में तो 23 का जाता ही है, ठीक है। इसलिए इसका गुणनखंड कैसा हो गया? 17 19 गुणा 23, ठीक है। तो इसको यदि गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 17 गुणा 19 गुणा 23 ही आएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे, एक एक बार जा रहा है भाग, इसलिए इसका गुणनफल का रूप ये हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करके जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है क्या। दोस्तों हमें संख्याएं दी हुई हैं ऑप्शन में नहीं, पहले प्रत्येक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमें उनका जांच करनी है कि ये बराबर है क्या, संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दी हुई है हमें, पहली संख्या क्या है 26 और 91। पहली ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो ये होता है 2 गुणा 13 और इसका होता है 7 गुणा 13। ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसके गुणनफलों के रूप में भी हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 गुणा 13 सेम ही होगा, लेकिन इसके ऊपर घातें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, एक को लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका भी ऐसे ही होगा, इनका भी गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। अब देखिए एचसीएफ, एक विधि हमने पहले पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें हमने भाग के रूप में हमने एचसीएफ ज्ञात किया था, इसमें गुणनखंड करके एचसीएफ ज्ञात करना पड़ता है। तो एचसीएफ देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो एक कॉमन 13 है, तो 13 एक तो ये हो गया 13। दूसरी कोई संख्या यदि कॉमन है तो वो भी यहाँ पर लिख दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या है कॉमन, इसलिए 13 इसका एचसीएफ होगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि एलसीएम क्या होता है, पता होना जरूरी है। देखिए ये दो संख्याएं हैं, एलसीएम इन दो संख्याओं का गुणनफल में इन दोनों संख्याओं का वह सबसे छोटा मान होता है जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। एलसीएम दो संख्याओं का वह सबसे छोटा मान होता है जिस मान में इन दोनों संख्याओं का पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं उनका एक बार यहाँ पर घातांक लिख लेंगे। तो 2 का कितना है 1, सबसे बड़ा घातांक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 2 का कितना है 1 और 7 का कितना है, 7 का भी 1 ही है। यदि 7 का और कहीं 2 होता तो उसे लिखते हैं। और यहाँ पर 13 का कितना है, दोनों का बराबर ही है, तो 1 लिख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये आएगा 2366। इन तीनों को 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 को जब 13 से गुणा करेंगे तो ये मान आएगा। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास 182 आएगा। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का पूरा भाग चला जाता है और इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। इससे 182 से कोई भी छोटी संख्या नहीं हो सकती जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी है। देखिए संख्याएं कौन कौन सी है, संख्याओं का सबसे पहले तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91। ठीक है, और एलसीएम कितना है हमारा, एचसीएफ तो कितना आया, एचसीएफ हमारा आया 13। ठीक है, और एलसीएम कितना आया 182। अब दोस्तों यदि ये इसका मान और इसका मान यदि बराबर आ जाता है तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो हम ज्ञात करेंगे। देखिए 91 को 26 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 9 छकी 54। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2, 9 2 18। ठीक है, 6 5 और 8 13 और 1 और 1 2। तो ये तो इधर कितना आया 2366। और यदि दोस्तों इनको गुणा करेंगे तो देखिए 182 को हमने 13 से गुणा करना है तो 3 2 6
8 3 24, 24, 24 के 4, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 182, तो 6 6 और ये 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल की 1 1 और 1 2, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब हमारा ये सवाल सही था। दोस्तों इसी सवाल में हमें दूसरी संख्या दी हुई है 510 और 92। अब दोस्तों इनका HCF और LCM ज्ञात करके हमें जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 510 सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो क्या आएगा 2 5 और 5 मतलब 255। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, अब इसमें देंगे 3 का भाग, तो 3 का देंगे तो इसमें जाएगा 85 बार, तो ठीक है। अब इसमें 85 में अब कितने का जाएगा, अब इसमें 5 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो 5 का देंगे तो 17, और 17 में केवल 17 का भाग जाता है, या फिर 1 का जाता है, तो 1 का तो देना ही नहीं, 17 का भाग जाता है। इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 × 3 × 5 × 17। यदि हम इसको गुणनफलों के रूप में लिखे तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, तो ये हमारा गुणनफलों के रूप में हो गया। देखिए दोस्तों इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 92 का, तो 92 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 46, फिर 2 का देंगे 23, और 23 में केवल 23 का जाता है, इसलिए यहाँ पर एक, तो 2 × 23, और इसको यदि गुणनफलों के रूप में लिखे तो 2 के पावर 2 × 23 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए इनका HCF ज्ञात करेंगे। देखिए HCF ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए जोड़े कहाँ है, देखिए एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए इनका HCF केवल 2 होगा, ठीक है। अब LCM ज्ञात करेंगे। देखिए LCM यहाँ ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए, यहाँ गुणनफलों के अंदर ध्यान दीजिए। देखिए संख्या कौन कौन सी, एक तो 2 है, ठीक है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 23 है, ठीक है, ये है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए, पहले तो 2 को देखिए, तो 2 में सबसे बड़ा घातांक कौन सा है, 2 के पावर 2, तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर 2 गुणा, फिर कौन सी संख्या है इससे बड़ी, 3 में कहीं 3 की घात 1 के अलावा कोई दूसरा बड़ा घातांक है, नहीं है, तो इसके हम 3 की पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे अगली संख्या कौन सी है, 5 से 5 के पावर 1 के ज़्यादा घातांक वाली कोई संख्या नहीं है, इसलिए 5 का 5, ठीक है। अगली संख्या हमारी 17 के अलावा दूसरी कोई 17 नहीं है जिस पर घातांक 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो 17 बस ऐसे कैसे। अब 23 के अलावा, इस 23 के अलावा दूसरा ऐसा कोई 23 नहीं है जिस पर 1 से ज़्यादा घातांक हो, ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे। दोस्तों हम जब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास इनका LCM आ जाएगा, तो इनका LCM आएगा 23 46, इनका LCM क्या आएगा हमारे पास, 23,460, ठीक है। तो दोस्तों जब हम LCM ज्ञात करेंगे तो इन सबको गुणा करके लिख देंगे, तो हम इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 23,460, ये हमारे पास मान आएगा। दोस्तों अब इनकी जांच कैसे करें, देखिए यहाँ पर दे रखा है संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल। संख्याओं को हम A और B मान लेते हैं जैसे, और HCF गुणा LCM, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दें हम, A का मान कितना मान था हमने, 510। ये देखिए संख्याओं का गुण, इन दोनों को संख्याओं को हम गुणा करके देखते हैं क्या ये HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आती है। HCF का मान कितना है, 2, और LCM कितना है, 23,460,
तो हम यहाँ इसको गुणा करके देखेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे। 51 2 102 और 9 एकम 9 9 पंजे 45, ठीक है। 2 9 6 और 4, मतलब वो 0 भी लगा दिए। मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो 46,920 आता है। तो 46,920 हमने यहाँ लिख दिया। अब इनको गुणा करके देखते हैं, देखिए क्या मान है, 23,460, ठीक है। इनको यदि 2 से गुणा करेंगे, 4 2 12 1, 4 2 8 1 9, ठीक है, और 23 2 46। तो हमारे पास ये 0 था, 0 लगा दिया। तो दोनों तरफ मान क्या आ रहा है, बराबर। तो दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है, तो हमने बिल्कुल सही किया सवाल। क्या आपको समझ में आया? हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है, इसमें हमें पहला करना है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए भी वही करना पड़ेगा। ये वहाँ हमारे पास 2 संख्याएं एक साथ थी, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं एक साथ है। तो इनका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए 2 × 2 × 3, तो ये कितना हो जाता है, 2 2 4 4 3 12। तो ये हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें 3 × 5, ये हमारा 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें हो गया 3 × 7, ये हमारा 21 का हो गया। इनको हम यदि गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखेंगे, तो गुणनखंड तो ये हो गए, गुणनफलों के रूप में 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ठीक है। इनको 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, इनको 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यहाँ पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो वही कॉमन देखना पड़ेगा, 3 3 3। देखिए सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 इनमें नहीं है, ये 2 भी नहीं है। देखिए 3 देखेंगे, 3 3 3, इन तीनों में 3 यदि कॉमन है तो ये 3 इनका एचसीएफ हो जाएगा। आगे भी कोई संख्या है तो उसे गुणा में लिख देंगे, यदि कोई कॉमन है तो। कोई भी संख्या जैसे 5 हुई, या अगर 5 यहाँ पर तीनों में होता तो कॉमन लिख देते हैं यहाँ पर गुणा करके, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 3। अब करेंगे एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम के लिए इधर आ जाइए। देखिए संख्याएं कौन कौन सी इसमें, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। 2 की सबसे बड़ी घातांक वाली संख्या, मतलब 2 के पास सबसे ज्यादा घातांक कौन से 2 के पास है, इसके पास, तो इसे हम 2 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है, गुणा। आगे आते हैं 3, तो 3 के पास तो सबके पास बराबर है, 3 के पास तो सबके पास एक एक घात में एक एक है, तो 3 के पावर 1 यहाँ लिख लेंगे। आगे आती है 5 तो कोई है ही नहीं, तो इसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 7 में भी कोई दूसरी संख्या नहीं है घात में। यदि 7 के घात 2 होती किसी के पास, या किसी के पास 7 की घात 3 होती तो वो लिख लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, 7 की घात केवल 1 ही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इनका क्या हो गया एलसीएम, कि 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420 हमारे पास आएगा, ठीक है। 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छिक्की 42, तो ये 420 आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। किन संख्याओं का, 12 15 और 21। एलसीएम क्या होता है, ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। चाहे तो आप देख भी सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 657, इनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। इसके आधार पर हमने एलसीएम ज्ञात करना है इसी संख्या का, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ, जब एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं,
इनका एलसीएम का सूत्र होता है, एलसीएम का सूत्र होता है, एलसीएम का सूत्र क्या होता है, ए गुणा बी बटे में एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। ये ए को तो हम इस संख्या को मान लेंगे, बी को ये संख्या मान लेंगे। देखिए कैसे, 306 गुणा 657, ए हमने ये संख्या मान ली, बी हमने ये संख्या मान ली, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9, ठीक है। अब हम इनको हल कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 2,01,042। इसमें यदि हम 9 का भाग देंगे तो देखते हैं 2,02,42, ठीक है। इसके अंदर हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूए 18, तो यहाँ पर 18, 2 बचे, 9 दूए 18, यहाँ पर भी 3 बचे, 0 उतारा, 9 चौक 9 3 आएगा, सॉरी 9 3 27, यहाँ पर भी 3 बचा, 4 को उतारे, ठीक है। फिर 9 3 27, यहाँ पर 7 बचे, 2 को उतारा, 9 अंटा 72, मतलब क्या मान आया हमारे पास, 22,338। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ये क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 22,338, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। और एचसीएफ हमें दिया हुआ था। तो ये तरीका भी एक एलसीएम निकालने का है। यदि हमें एलसीएम दे देता तो एचसीएफ कैसे निकालते, तो इस संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके उसमें इस एलसीएम का भाग देते थे एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये तरीका था एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n के 0 पर समाप्त होगी। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए कोई भी संख्या, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होती है, यानी कि उसमें 5 का भाग जाता है। जैसे मान लीजिए 20 मान लीजिए, इसके अंत में क्या है, 0 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो ये 5 से विभाजित होगी, ठीक है। ये किससे विभाजित होगी, 2 गुणा 5 से विभाजित होगी। तो इसके गुणनफल में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। देखिए इसका गुणनखंड में 2 गुणा 5 जरूर आएगा। देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये जरूर आएगा। किसी भी संख्या, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 जरूर आता है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास क्या है, संख्या 6n है। क्या इसके लिए कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 की घात n का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 3n। क्या इस संख्या के अंदर 2 गुणा 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसलिए कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए ये हमारा एक छोटा सा सवाल था, इसके अंदर कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी। उसमें पहले लिखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है वो 5 से विभाजित होगी और उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 आता है, ठीक है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 जरूर आता है। इसलिए इस संख्या का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 कोष्टक की घात n है। इसलिए 2 गुणा 5 इस संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है, 2 गुणा 5, इसलिए यह 6n 0 पर समाप्त ये नहीं होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है।
इसका हमें दोस्तों व्याख्या करके जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या है। तो इसके लिए हमें पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके गुणनफल 2 से अधिक होते हैं। जैसे कोई भाज्य संख्या ले लीजिए 20, ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है। मतलब इसके कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसके 4 गुणनखंड है, यानी कि 2 गुणनखंडों से ज़्यादा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हुई। और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद से कटती है और एक से कटती है, ठीक है। ये बात आपने यदि समझ ली तो ये क्वेश्चन जल्दी ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ये 13 है और ये 13 है, तो इस 13 को आप एक काम कीजिए, बाहर कोष्टक के बाहर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अंदर क्या बचा 7 गुणा 11, ठीक है। इस 13 को भी यदि आपने कॉमन ले लिया, देखिए 13 की जगह यहाँ पर भी 1 बचेगा, ठीक है। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है, 1 से कोई गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 7 गुणा 11, ठीक है। 13 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर 1 को लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 13 बाहर चली गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 को मैंने 7 से गुणा किया, कितना आया 11 7 77 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर का मान 13 था, ठीक है। अब यहाँ देखिए 77 में मैं 1 जोड़ दूँ तो 78 आ जाएगा, ठीक है। बाहर क्या है 13, देखिए दोस्तों 13 और 78 को मैं ऐसे गुणा में लिख सकता हूँ क्योंकि 13 कोष्टक से गुणा ही तो है, ठीक है। और गुणा में मैं 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 और 3, ठीक है। इस संख्या के हम ऐसे गुणनखंड लिख सकते हैं। वैसे 78 का और भी गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमें ये पूछ रहा है क्यों, तो उस क्योंकि का जवाब हमें देना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये कितने गुणनखंड हुए, 1 2 और 3, और भाज्य संख्या तो केवल 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो इसमें 3 है, ठीक है। इसलिए ये एक भाज्य संख्या हुई। इसमें दूसरा और दिया हुआ है, देखिए क्या है दूसरा क्या है, देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5। देखिए इसमें ये प्लस में 5 है, 5 अंदर भी है, ठीक है। तो मैं 5 को बाहर ले लूँ, ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह मैं 1 लिख दूँ, नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, और इधर मैं 1 को लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क, लेकिन प्लस में 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बाहर 5 कॉमन चला गया है। इस पूरे मान को मैंने कोष्टक में बंद कर दिया, इसलिए 1 की जगह 5 की जगह 1 जरूर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 कोष्टक 7 छिकी 42, ठीक है। ये तो हो गया कितना 42, 4 थी 12, 12 2 24, तो ये हो गया हमारा 24। 1 को गुणा करेंगे नहीं क्योंकि मान वही आएगा, प्लस में क्या है 1। यदि हम 42 को यदि 24 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है मान 1008, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008 प्लस 1, 5 कोष्टक 1008 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्या बाहर है, उसको हम यदि अंदर ले जाएं तो 5 गुणा 1009 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणा में हम 1 लगा सकते हैं। इसके भी कितने भाज्य गुणनखंड हुए, 3 हुए, ठीक है। तो 3 हमारे पास, इसके 3 गुणनखंड कर लिए, 3। अब भाज्य संख्या की शर्त क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए कोई खेल का मैदान है, ये कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इसके चारों ओर कोई नाम दे रखा है इसमें सोनिया, ठीक है। सोनिया यहाँ से चलकर यहाँ तक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है, 18। कौन, सोनिया, ठीक है।
दूसरा नाम दे रखा है दोस्तों रवि, ठीक है, रवि भी इसी स्थान से चलकर वापस चक्कर लगाने में ये कितने मिनट लेता है, 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चलकर पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, तो कितना है, 18 मिनट, ठीक है। ये हो गया सोनिया का। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये कितना है, 12 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों का, ये दोनों कितने समय बाद, ये दोनों एक ही दिशा से चलते हैं, इधर से वापस कितनी दिशा में कितने मिनट में बाद, कितने समय बाद दोनों एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना हमें, ठीक है। इसके लिए हमें इस टाइम का और इस टाइम का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसके लिए देखिए इसको हमें किसके रूप में लिखना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 2 के पावर 1 गुणा 3 के पावर 2, यहाँ पर 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 1, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है, ये 2 ही संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को देखिए, 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, ये है, तो इसे हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे, गुणा अगले 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, ये, तो 3 के पावर 2, इसे हम खोलेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 3, तो ये क्या आएगा, 2 2 4 4 3 12 3 36। तो उन दोनों को ऐसे यहाँ से चलने के बाद दोनों एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो इनका एलसीएम क्या आया, 36, ठीक है। ये 36 क्या है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, ठीक है। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाता है। मतलब 12 3 36 यानी 3 आया, ठीक है। 18 2 36 यही 2 आया। मतलब जितने समय में रवि 3 चक्कर लगाएगा उतने समय में सोनिया केवल 2 चक्कर लगा पाएगी। रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाएंगे। आज की हमारी क्लास यही थी दोस्तों। यदि वीडियो कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी